जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है डेट 10th ऑफ जनवरी। तो 10 जनवरी को जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स आए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे दो एडिटोरियल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे जिसके हम डिस्कशन करेंगे आज। तो एक तो इंडियन एक्सप्रेस में से और एक हिंदू में से है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को। और जैसे कि आप जानते हैं इस नए इनिशिएटिव के चलते हर एक एडिटोरियल के बाद हम एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसका आंसर उस एडिटोरियल में ही प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है। सो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की डिस्कशन को। सो दोस्तों पहला आर्टिकल है अ बिल दैट कुड ऑल्टर द मीडिएशन लैंडस्केप। ये आर.के. विज ने लिखा है। ही इज अ फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्या बात कर रहे हैं, मीडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। ठीक है। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, उन्होंने ये कहा था देखिए कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जितने पेंडेंसी पड़ी हुई है कोर्ट्स के अंदर, है ना। और काफी सारे ऐसे मामले हैं, काफी सारे ऐसे लिटिगेशन मैटर्स हैं जो कि समझौते से आपस में बातचीत करके मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो अननेसेसरी कोर्ट्स को इतना बर्डन क्यों करना, ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही थी। कब कही थी? व्हाइल ही वाज स्पीकिंग एट द इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट बैक इन जुलाई 2021। सो उन्होंने बोला कि जो मीडिएशन है शुड बी मेड मैंडेटरी एज अ फर्स्ट स्टेप इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि अगर कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें, किसी सिविल डिस्प्यूट की बात करें, हाँ ऑब्वियसली अगर कोई सीरियस क्रिमिनल कोई मैटर है तो वहां पे तो मीडिएशन के थ्रू नहीं, वहां पे तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वही प्रैक्टिस किया जाएगा। लेकिन कैसे हम कोर्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस पड़ रही है, तो कैसे कोर्ट्स को एज अ लास्ट रिजॉर्ट किया जाए, एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज किया जाए फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और कैसे मीडिएशन को, अब मीडिएशन क्या है आपका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो कैसे मीडिएशन को यूटिलाइज किया जा सकता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो यह बात उन्होंने जुलाई 2021 में कही थी। अब क्या मीडिएशन, डज मीडिएशन फाइंड्स लेजिटिमेसी इन इंडिया? तो ये हमारे पास वो ऐसे कानून है जहां पे मीडिएशन का जिक्र किया जाता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करें, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की बात करें, कंपनीज एक्ट की बात करें, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, यहां पे मीडिएशन का जिक्र है। लेकिन देयर इज नो स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन, कोई ऐसा पक्का कानून नहीं है जो कि लीगलाइज कर सके कि भाई अगर कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो तो उसके लिए मीडिएशन का जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए मौजूद है, आपके लिए वो प्रेजेंट। तो इस तरह का कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अब इसके चलते सरकार ने अभी दिसंबर में ही जो भी विंटर सेशन पार्लियामेंट का कंक्लूड हुआ था, तो अभी सरकार ने दिसंबर में इसका एक बिल निकाला था, इसका एक बिल प्रपोज किया था पार्लियामेंट में। ठीक है। पर्पस क्या था इसका? विच सीक्स टू प्रोवाइड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। कि यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी इस तरह के ऐसे लड़ाइयाँ हों, डिफरेंसेस हों, चाहे सिविल मैटर्स की बात करें, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करें, और कैसे कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि आगे जाके क्रिमिनल टर्न ले लेते हैं, तो कैसे वो क्रिमिनल टर्न ना लें, तो कैसे वो उसी स्टेज में जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं कैसे वो बातचीत के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात करी गई है। और जो भी मीडिएशन के थ्रू जो भी बातचीत करी जा रही है, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, कैसे इसको इन्फोर्स किया जा सके, इसके बारे बात इस मीडिएशन बिल में करी गई थी। ठीक है। इन केस ऑफ अ सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट अ पर्सन मस्ट ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट बाय मीडिएशन। देखिए वैसे तो इंसान के पास पूरा अधिकार है कि वो चाहे हाई कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई रोकने वाला तो कोई भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट्स के ऊपर इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, और अगर हम अगर हम एक्चुअल बेंच की बात करें तो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर जुडिशरी है, तो इतने जजेस नहीं हैं केसेस की सुनवाई के लिए। तो कैसे वो जो हम बात करते हैं ना स्विफ्ट जस्टिस की, तेजी से जस्टिस मिल सके, है ना, तो स्विफ्ट जस्टिस की बात करें, स्विफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करें, उसके लिए मैकेनिज्म एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है। सो आप कोर्ट जाने से पहले, ट्रिब्यूनल जाने से पहले, कि कैसे आप मीडिएशन के थ्रू, समझौते के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर एम्फसाइज करा गया है। डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन इंक्लूड्स दोज रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, या जिसमें बहुत सारा कोई सीरियस फ्रॉड इन्वॉल्व है, कोई बहुत हाई लेवल का क्राइम इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, बहुत कोई सीरियस मर्डर केस इन्वॉल्व हो, तो वहां पे तो ऑब्वियसली मीडिएशन नहीं हो पाएगा। तो वहां पे तो जो ड्यू प्रोसेस है वो कोर्ट के थ्रू से ही जाएगा। लेकिन जो इतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, कैसे उसको मीडिएशन पे रिजॉल्व किया जा सकता है, उसकी बात यहां पे करी गई है। तो कुछ एसेंशियल फीचर्स की बात कर लेते हैं इस मीडिएशन बिल में से। तो सेक्शन 7 ऑफ द बिल ये कहता है दैट कोर्ट्स विल बी कॉम्पिटेंट
टू रेफर एनी डिस्प्यूट। तो यहाँ पे एनी डिस्प्यूट की बात करी जा रही है। देखिए अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये एनी, ऑल, इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स फिर हमको काफी तंग करते हैं। जब हम क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स हमने ट्रू आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे एनी वर्ड मेंशन्ड है। एनी डिस्प्यूट टू मीडिएशन रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होता है? यानी कि वो ऑफेंसेस जहां पे समझौता हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग या किसी का मर्डर कर देना या रेप, ये तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं है ना। तो यानी कि जहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जहां पे रेजोल्यूशन मीडिएशन के थ्रू की जा सकती है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करें, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। सेक्शन 44 ऑफ द बिल ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेंशन करता है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जिससे सोसाइटी में, कम्युनिटी में या मोहल्ले में, नेबरहुड में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है, पीस और हार्मनी को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो वहां पे उस तरह के डिस्प्यूट को कम्युनिटी मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस बिल में सामने आई है। और चलो अगर कम्युनिटी मीडिएशन भी हो जाता है, समझौता हो जाता है विद इन द मोहल्ला, विद इन द नेबरहुड, विद इन द कम्युनिटी, सोसाइटी एक्सेट्रा, पर यह भी नहीं है कि जो समझौता किया गया है, जो भी फैसला समझौते के थ्रू आया है, मीडिएशन के थ्रू आया है, कि वो इन्फोर्सिबल होगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है कि भाई नहीं मुझे समझौता मंजूर नहीं है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। सो इट विल नॉट बी इन्फोर्सिबल। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट हैव एन ओवरराइडिंग। सो कुछ, अब अगर हम बात करें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007, या हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की बात करें, तो ये जो कानून है ये इस मीडिएशन बिल के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि ये थोड़े सीरियस ऑफेंसेस में आ जाते हैं। हाउ कैन मीडिएशन हेल्प द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? पुलिस की कैसे हेल्प हो सकती है? तो वहां पे ये बात करी गई है ना, एनी लोकल डिस्प्यूट हैविंग द पोटेंशियल। अब ऐसा कोई छोटा सा कोई झगड़ा है जिसका पोटेंशियल है कि उसका बहुत बड़ा दंगा बन सकता है, कम्युनल वायलेंस बन सकता है, ठीक है, कम्युनल टर्न ले सकता है। तो इस तरह के जो कम्युनल टर्न्स लेते हैं, देखिए बात तो छोटी सी बात से शुरू होती है, छोटे से झगड़े से बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। तो कोई ऐसे इंसिडेंट जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कम्युनिटीज, जहां पे कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं, और खास करके हम रूरल एरियाज में देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पुलिस के लिए और सिरदर्दी बन सकती है। अब वो इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा अगर तो उसको इनिशियल स्टेज में ही कम्युनिटी मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके। बहुत ही प्रोग्रेसिव बात है दोस्तों इसमें जो कम्युनिटी मीडिएशन की बात करी गई है, कि कैसे, अब देखिए हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, है ना, तो कितनी अच्छी बात है कि कम्युनिटी में रह के ही आप अपने झगड़े रिजॉल्व कर सकते हैं, कि कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। Many serious offenses are the outcome of minor disputes, जो आगे जाके बहुत बड़ा टर्न लेते हैं। पॉलिसी क्या है इस कानून की? टू प्रमोट फ्रेंडलीनेस बिटवीन द पार्टीज, एंड ऑल्सो आई मस्ट से दैट ये जो ऑब्जेक्टिव है इज नॉट ओनली बिटवीन द पार्टीज फ्रेंडलीनेस प्रमोट, बट ऑल्सो बिटवीन द पुलिस एंड द कम्युनिटी। Proposed law of mediation has the mechanism of preventing the breakdown of law and order। कोई सीट, अब देखिए छोटे मोटे झगड़े से, जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा कोई कम्युनल वायलेंस हो जाए, कम्युनल इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, राइट्स हो जाए, तो बात तो छोटी सी ही होती है। तो इस तरह के बड़े बड़े क्राइम्स नहीं होंगे, इस तरह की बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर उसको मीडिएशन स्टेज के थ्रू लेके जाया जा सकता है। इट ऑल्सो हैज द कॉम्पिटेंस एबिलिटी, यानी कि टू स्मूदन द रूट टू कंपाउंडिंग, यानी कि वो ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग में बार बार वही कहता हूं, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, जो कि इतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मामलों को कैसे सेटल किया जा सकता है उसकी बात यहां पे करी गई है। तो ये हमारा आर्टिकल था, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन इस आर्टिकल में से क्या बनता है? डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड मीडिएशन बिल 2021। Do you think mediation can act as an effective bridge between the society and police? तो दोस्तों ये तो हो के हमारे एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मीडिएशन बिल, ये 5 पॉइंट्स, और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ब्रिज बिटवीन सोसाइटी एंड पुलिस का, तो ये आपके यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट है, हाउ कैन मीडिएशन हेल्प द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो इन 10 पॉइंट्स में आपका आंसर बहुत आराम से बन जाएगा। इजी होगा अब ये टॉपिक याद रखना, बिकॉज अगेन हमने पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसी बहाने आपको मीडिएशन बिल याद रहेगा, चाहे आप 2022 में मेंस लिखें, 2023 में लिखें, जब भी लिखें, जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। वही पर्पस है हमारा इस इनिशिएटिव का। चलिए अगला आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल आज का, मेकिंग रूम टू ग्रो, रिटन बाय धर्म कीर्ति जोशी, ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अब क्या बात हो रही है? देखिए अब यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है। देखिए जीडीपी से नंबर्स जो आते हैं, कोई कहता है कि जी 9.5% है, कोई कहता है 9% है, जितने परसेंटेज भी ग्रोथ होती है, बट जीडीपी अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीडीपी से रिवील नहीं होती हैं। अब अभी फिलहाल अभी आपको जैसे पता है कि अभी हम फिर से एक थोड़ा अनसर्टनिटी के टाइम्स में जा रहे हैं, फिर से अब ये थर्ड वेव का एक डर जो अभी हम सबके सामने मंडरा रहा है। ऑल्दो आज वैसे न्यूज़पेपर में भी आया है कि ये जो थर्ड वेव है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, मैक्सिमम कह रहे हैं कि बाय मार्च तक ये मामला ठीक हो जाएगा, कि अगर पीक होना हुआ दिल्ली बॉम्बे में तो जनवरी तक हो जाएगा और मार्च तक काम ठीक हो जाएगा।
बट डर तो डर होता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें टूरिज्म सेक्टर की, रेस्टोरेंट्स की, कितने सारे लोग हैं जो इसको लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसको हम कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एयरलाइंस। तो फिर से इस चीज़ का खतरा है कि लॉकडाउन लगेगा तो होटल्स बंद होंगे, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, टूरिज्म पे ये हिट लेगा। तो बट एनी विच पे अभी फिलहाल कुछ नंबर्स हमारे सामने आए थे दैट इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड अराउंड अबाउट 9.2% इन द फिस्कल ईयर 2021-22, यानी कि जो भी फिस्कल ईयर 2021-22 कब खत्म होगा, मार्च को खत्म होगा, मार्च और 2022 में जो पुराना फिस्कल ईयर है वो खत्म होगा, ठीक है। तो ये तो आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि जो थर्ड वेव के चलते जो डिसरप्शन होगा बहुत ज्यादा मैसिव नहीं होगा, 0.15% या 0.2% का डिसरप्शन आएगा ज्यादा। तो ऐसे अभी लेकिन अभी इसको हम कुछ पक्का नहीं कह सकते, ये सब बातें हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी आर येट टू ग्रास्प द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन। अभी हमको नहीं पता कि इसके चलते कितना डिसरप्शन आ सकता है। सर्टनली ऐसा लग तो नहीं रहा कि बहुत मैसिव डिसरप्शन आएगा जैसे फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव में आया था, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, रिपीट अगेन, कि ओमिक्रॉन के चलते अगेन देयर इज अनसर्टनिटी इन द फोर्थ क्वार्टर, जो कि अभी ये वाला क्वार्टर अभी रनिंग क्वार्टर चल रहा है, इसमें क्या आउटपुट रहेगा इसको लेके अभी वो चिंता है। तो ओमिक्रॉन विल सर्टनली प्रिवेंट अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी ऑफ द कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज। कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज यानी कि टूरिज्म, एयरलाइन, हम ट्रैवल्स की बात करें, रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, तो ये लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ये वाले। नाउ व्हाट द हायर जीडीपी नंबर्स डोंट रिवील। 9.2%, 9.5% बहुत अच्छी बात है, बट ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो जीडीपी नंबर्स नहीं बताते हैं। सबसे पहली बात है कि जी अगर हम अपने कंजम्पशन की बात करें तो अभी भी बहुत वीक प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है। देखिए डिमांड को बूस्ट किससे मिलता है, इन्वेस्टमेंट से और कंजम्पशन से। अगर लोग चीजें खरीदेंगे, बाय करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, व्हाटएवर इट इज, चाहे वो कपड़े हैं, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा ना, तभी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तभी तो इकोनॉमी का बढ़ेगा। अगर हम चीजें खरीदेंगे तो चीजें खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे जाके चीजें खरीदेंगे, कैसे जाके हम पिज्जा खाएंगे, ठीक है, कैसे जाके हम मूवी देखेंगे। तो अब वो चीजें भी अगर बंद हो तो फिर ऑब्वियसली फिर ये और एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाती है इकोनॉमी के लिए। कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करें तो कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी उतना नहीं उठा जितना 2019 तक प्री पैंडेमिक लेवल तक था। मैं यहां पे दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी 2019 में या 2018 में, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, तो चलो पैंडेमिक तो बीच में ऐड हो गया, लेकिन हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी जो डेटा सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अभी इतना ज्यादा नहीं अपलिफ्ट हुआ जितना पहले था। लेवल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन देखिए अब जितना कंज्यूम करेंगे उतनी ही जीडीपी को बूस्ट मिलेगी अगर लोगों के पास पैसे होंगे। अब कंजम्पशन क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, या सरकारी इन्वेस्टमेंट होगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, तो इस तरह की चीजों की बात करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट होगा, असेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होगा, तभी जाके वो उसका इंपैक्ट हमारी डिमांड पे भी आएगा। अब जीडीपी, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो जीडीपी इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज ऑल्सो नॉट येट देयर एज पर द प्री पैंडेमिक लेवल्स, ठीक है। तो अब अगेन ये भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, कितने सारे लोग हैं, इनफैक्ट हमारी कितनी सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी रियल एस्टेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो होटल्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, सो ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज हैं, ठीक है। नाउ दे आर लेबर इंटेंसिव, दे हैव स्टिल नॉट रीच द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो अब लोग चलो छुट्टियां मनाने तो जा रहे थे शिमला, गोवा वगैरह, लेकिन अब फिर से अब लग रहा है कि अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहे हैं, हर एक स्टेट में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो अब इतने जल्दी टूरिज्म फिर से रिवाइव नहीं हो पाएगा। चलो मे बी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद टूरिज्म रिवाइव हो जाए फिर से, इतना लंबा नहीं जाएगा ये थर्ड वेव का सारा, बट नेवरदलेस अभी फिलहाल चिंता का विषय है। अब ये जो सब चीजें हैं ये अर्बन सेंट्रिक है, ठीक है। एयरलाइंस की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनका जो कस्टमर बेस है वो कौन है, मोस्टली अर्बन सेंट्रिक लोग हैं, ठीक है। अब अर्बन सेंट्रिक लोगों की जेब में पैसा होगा तभी वो ये सब चीजें करेंगे। तो डेफिनेटली कंजम्पशन वीक है अभी। कंजम्पशन वीक का कारण सिर्फ ये भी नहीं मैं कहूंगा कि जेब में पैसे नहीं है, बट एक और कारण भी कि डर भी है लोगों को कि भाई अगर अभी हम बाहर जाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा, कोरोना होगा, ये होगा, वो होगा, तो इस करके ये भी फैक्टर एक आ जाता है, फियर भी आ जाता है यहाँ पे। अब कंसर्न रूरल इंडिया की बात करें तो अब वी आर सीइंग अ पिकअप इन द डिमांड्स फॉर द जॉब्स फॉर मनरेगा, ओके। बट क्या मनरेगा की जॉब्स की डिमांड बढ़ना अच्छी चीज है? अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि लोग गड्ढे ही खोदते रहे, है ना। सो ऑब्वियसली दिस मींस कि देयर इज अ लैक ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि सिर्फ लोग मनरेगा के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, तो मनरेगा के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा कुछ है, बट मनरेगा के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होना इज नॉट गुड फॉर द रूरल इकोनॉमी।
तो एडिशनली रूरल वेजेस फॉर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर की बात करें तो चलो एग्रीकल्चर हमारा फिर भी काफी अच्छा सर्वाइव कर गया था, फर्स्ट वेव सेकंड वेव की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर शोड अ कंसिडरेबल ग्रोथ। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इतनी ग्रोथ नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा एम्फेसिस देने की बात बार बार करी जा रही है ना। इनफैक्ट अगर हम अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डबल करना चाहते हैं, अगर हम अपने फार्मर्स इनकम को डबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। A revival of the consumption demand is also needed for a broad based, तो कंजम्पशन ये नहीं सिर्फ शहरों में, रूरल एरियाज में भी बहुत जरूरी है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, नाउ देयर इज अ वीक डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स, देयर इज अ वीक डिमांड फॉर मोटरसाइकिल्स। तो ये जो अब मोटरसाइकिल्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें, तो इनकी जो मार्केट है मोस्टली कहाँ की है, रूरल एरियाज की मार्केट है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हो, मोटरसाइकिल्स हो, मोस्टली रूरल एरियाज में ज्यादा सेल किए जाते हैं, तो वहां पे डिमांड ही नहीं आएगी तो इनकी सेलिंग कहाँ होगी वहां पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स आर डूइंग समवॉट बेटर देन द प्राइवेट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है, बट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स एज द शेयर ऑफ जीडीपी दे हैव सर्टेनली क्रॉस द 2019 एंड 20 लेवल्स। सो अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इंक्रीज करी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं इंक्रीज करी, बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट में हमने जरूर एक इंक्रीमेंट देखा है। अब फेडरल बैंक की बात करें, अब ये भी बात न्यूज़ में आ रही है कि जो फेडरल बैंक है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो अपना रेट हाइक करने वाला है। तो इससे अब जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम था, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, जो कि 2008 से शुरू किया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, अब उस पर ब्रेक लगेगी, उस पर स्टॉप लगेगा। यानी कि बॉन्ड्स अब नहीं ज़्यादा बाय किए जाएंगे, क्योंकि अब अगर उनकी, जैसे हम यहाँ पे अपना रेपो रेट हाइक करते हैं, तो वैसे वहाँ पे यूएस का जो फेडरल बैंक है वो भी अपना जो रेट है उसमें हाइक करेगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे, उसका इंपैक्ट जो होगा इन्वेस्टमेंट में आएगा, है ना। तो फेडरल बैंक विल रेज द इंटरेस्ट रेट 3 times इन द ईयर 2022। तो ऐसा भी माना जा रहा है, देखिए जब ये होगा तो इसका इंपैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट्स पे भी आता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो हॉट मनी हम कहते हैं, तो वो भी अपना पैसा फिर स्टॉक मार्केट से निकालते हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा भी हाई है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने, ये मैंने बात अभी साडे को भी आर्टिकल में डिस्कस करी थी, तो बहुत सारे लोग, अब देखिए हम 2021 खत्म होते होते पेट्रोल के दाम की बात करें, एनर्जी प्राइसेस की बात करें, एलपीजी की बात करें, तो बहुत हाई थे। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला कि ये ट्रांजिटरी इन नेचर है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब ये जो इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तो अब फेडरल बैंक के रेट हाइक के चलते इन्फ्लेशन पे भी इंपैक्ट आएगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे, और उसके चलते अब ऐसा लगता है कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि अप्रैल में हम रेपो रेट का हाइक देखें। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ मोर अटेंशन विल बी टुवर्ड्स फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, तो अभी बजट भी आने वाला है जैसे आपको पता है फरवरी में। नाउ फिस्कल पॉलिसी नीड्स टू प्ले अ वेरी सपोर्टिव रोल, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में तो चलो अगर बात करें तो सजेशन है कि भी अब गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को रेपो रेट में हाइक करना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार की पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे सामने बजट आएगा अभी फरवरी में। नाउ फिस्कल पॉलिसी नीड्स टू प्ले अ सपोर्टिव रोल व्हाइल इंजीनियरिंग अ कैलिब्रेटेड रिडक्शन इन द डेफिसिट्स ओवर द लॉन्ग एंड मीडियम रन, ठीक है। The spending in the last quarter could rise at a faster pace due to Omicron-led turbulence. पैंडेमिक के चलते पिछले 2 सालों से जो हम डेट की बात करें, पब्लिक डेट की बात करें, जिसमें इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट दोनों आता है, डेफिसिट लेवल्स की बात करें तो वो बढ़ गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आईएमएफ का ये कहना है कि जो इंडिया का जो पब्लिक डेट है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कंबाइंड, दैट इज एट अराउंड 90% ऑफ जीडीपी। लेकिन फाइनेंस कमीशन का ये कहना है कि ये जो 90% ऑफ द जीडीपी, जो भी ऑब्वियसली अभी अगर सरकार पैसा खर्च करेगी तो सरकार को पैसे रेज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सरकार मार्केट से भी मनी बोरो करेगी, फॉरेन कंट्री से भी पैसे हम बोरो करते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा। लेकिन ये जो डेट है ये इतनी जल्दी कम नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। डिक्लाइन जो होगा हमारे डेट का बहुत ग्रेजुअली होगा। सो 2025-26 तक जो अभी हमारा जो 90% जो हमारा डेट टू जीडीपी जो परसेंटेज है, दैट विल डिक्लाइन अराउंड अबाउट 85% बाय 2025-26। क्वेश्चन क्या बनता है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन व्हेन इट कम्स टू बूस्टिंग द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। कमेंट ऑल्सो एन्यूमरेट की कंसर्न्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वेक ऑफ इमर्जिंग म्यूटेशंस ऑफ कोरोना वायरस। तो यहां पे आपके जो ये जो कंसर्न्स हैं, व्हाट द हायर जीडीपी नंबर्स डोंट रिवील, और ये जो रूरल कंसर्न्स फ्रॉम रूरल इंडिया, तो ये आपके कंसर्न्स होंगे, और आपके ये वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशंस दिए गए हैं टू दी क्वेश्चन। चलिए सो दोस्तों आज के लिए यही 2 आर्टिकल्स रहेंगे। बाकी जाने से पहले बस आपके हार्डली 1 मिनट में और लूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रीलिम्स पास में है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको कोई कंक्रीट प्लान भी चाहिए। प्रीलिम्स का सिर्फ 5 मंथ्स का टाइम रह चुका है, तो कोरोना हो या ना हो अभी तक तो हम यही मान के चलेंगे कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो 5 महीने के बाद ही होगा एज पर द शेड्यूल डेट गिवन बाय यूपीएससी। तो इस करके दोस्तों हमने कुछ कोर्सेज शुरू करे हैं। सो आप अपनी तैयारी को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज,
करंट अफेयर्स की बात करें, स्टैटिक कोर्सेज की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज करे बिना तो ऑब्वियसली आप अपने आप का कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है जिसमें जीएस का भी, करंट अफेयर्स की कवरेज 16 मंथ्स की दी जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। टेस्ट सीरीज होंगी 28, जिसमें हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और स्टैटिक क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो बहुत बैलेंस्ड होगा जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें स्टैटिक पार्ट भी आपका अच्छी तरह से रिवाइज होगा और आपका जो करंट अफेयर्स है 16 मंथ्स का, यानी कि जनवरी 1 2021 से लेके अप्रैल ऑफ 2022 का 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी अलॉन्ग विद योर टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।